हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये लेसन हुआ था, तो ये दोनों भी लेसन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी फ्यूचर में आपको अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करना रहा तो वो इक्वेशन एक तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसलिए आपको ये एज अ बेसिक 10th स्टैंडर्ड में आपको ये दोनों लेसन्स दिए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम जो पढ़ने वाले हैं एक बार उसे समझ लेते हैं। देखो, इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद में हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है फार्मूला मेथड, ओके, फार्मूला मेथड, और थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये तीनों मेथड में से ये जो लास्ट वाला मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपके सिलेबस में से डिलीट किया हुआ है। ओके, इसे हमें नहीं लेना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमको सिर्फ दो ही मेथड लेना है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक दूसरा फार्मूला मेथड। ओके, उसके बाद में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, एक्स का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, उसे कहते हैं रूट्स। तो उसका नेचर क्या होता है, इसका मतलब कि वो रूट्स कैसे होते हैं, इसके ऊपर भी आपको एक एक्सरसाइज दिया है, ये लेना है। इसके बाद में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ये पार्ट ये भी आपको सिलेबस में से डिलीट किया हुआ है। ओके, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ये हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वर्ड प्रॉब्लम। ओके ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। ओके, आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने पॉलिनोमियल लेसन पढ़ा है, याद है आपको? कौन सा लेसन? पॉलिनोमियल। इसमें हमने दो टाइप पढ़ा था, एक लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, और सेकंड हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिया था ax + b, यानी इसका मतलब कि इस फॉर्मेट में कोई भी एक्सप्रेशन हो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 7x + 9, तो ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, या फिर 2x - 10, ये भी हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, वो था ax² + bx + c। इस फॉर्मेट में भी अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब जैसे एग्जांपल 7x² - 9x + 2, देखो आप ठीक से इसी फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल अगर लेना है 9y² + 8y - 13, ओके, तो ठीक से आप देखो इसे भी हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप में से कोई बता सकता है
कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है, कैसे पहचानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले आपको उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में जो आपको वेरिएबल दिया जाएगा उसका पावर आपको देखना रहेगा। अब जैसे यहां पर x का पावर देखो कितना है, 1। ओके, इसके पहले के एक्सप्रेशन में देखो पॉलिनोमियल में x का पावर यहां पर भी 1, तो इसका मतलब ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर ओनली कितना होता है, 1। ठीक है, ओनली पावर होता है 1, तो उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो आप ठीक से, ये जो वेरिएबल है y, एक जगह y का पावर 2 भी है, ओके, और दूसरी जगह y का पावर 1 भी है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसमें 2। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पहले की इक्वेशन में देखो आप, x का पावर 2, ओके, और यहां पर x का पावर 1, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ है, 2, तो इसका मतलब कि इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और आपके समझ में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 ऐसा एक टर्म होना जरूरी है। ठीक है ना, कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर रहेगा, हाईएस्ट पावर 2 ऐसा एक टर्म होना जरूरी है, तभी हम उसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ओनली कितना होना चाहिए, 1, तो उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और आपके समझ में। चलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने आपको क्या फॉर्मेट बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो अब आपको याद रखना है कि ये जो x स्क्वायर का टर्म है, ओके, इसे कहते हैं स्क्वायर टर्म। इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर टर्म। ओके, उसके बाद में जो x का टर्म होता है इसे कहते हैं मिडल टर्म। इसे क्या कहते हैं, मिडल टर्म। ओके, या फिर हम इसे x का टर्म भी बोल सकते हैं। ये x स्क्वायर का टर्म हो गया, ax स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म होगा उसे x का टर्म भी बोल सकते हैं या फिर मिडल टर्म भी बोल सकते हैं। और ये जो लास्ट टर्म होता है प्लस c, इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा आपके। फर्स्ट टर्म उसे क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर टर्म या फिर एक्स स्क्वायर का टर्म। जो सेकंड टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स का टर्म जो रहेगा उसे एक्स का टर्म बोलेंगे या फिर मिडल टर्म भी बोल सकते हैं। और जो एक्स के बाद में रहता है ओनली कांस्टेंट नंबर, ठीक है, उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 11, ओके, तो इसमें मुझे बताइए a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा और c का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हैं आप कंपेयर करके। तो यहां पर a का वैल्यू हो जाएगा 7, करेक्ट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7। उसके बाद में ये b जो x का कोएफिशिएंट होता है, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 9, यानी b का वैल्यू हो गया 9। ओके, और जो कांस्टेंट टर्म होता है ये c, तो यहां पर c का वैल्यू हो जाएगा -11, साइन के साथ में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू हो जाएगा -11। ठीक है, इसमें मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। ये देखिए 4x² माइनस 12x माइनस 14। ओके, सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अब इसके साथ में कंपेयर करने के बाद में a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा 4। करेक्ट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a का वैल्यू 4। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा साइन के साथ में -12। करेक्ट, -12, तो b का वैल्यू हो जाएगा -12। और c का वैल्यू कौन सा हो जाएगा? देखो आप, ये c का वैल्यू हो जाएगा -14। तो यहां पर हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू -14। तो यहां पर स्क्वायर टर्म 4x² को हम बोलेंगे स्क्वायर टर्म। ओके, देन -12x को कहेंगे हम मिडल टर्म। ओके, और -14 को बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए इसके बाद हम एक एक्टिविटी लेते हैं। छोटा सा एक्टिविटी है, ये देखो। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? देखो, आपको यहां पर एक फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है। देखो, x² प्लस 3x माइनस 5। सेकंड पॉलिनोमियल दिया है 3x² माइनस 5x। ओके, और थर्ड पॉलिनोमियल दिया है 5x²। तो सबसे पहले करना क्या है? देखो, इसमें राइट द पॉलिनोमियल्स इन द इंडेक्स फॉर्म। सबसे पहले तो इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। क्या होता है इंडेक्स फॉर्म? सबसे पहले जो ग्रेटर पावर का टर्म होगा उसे लिखना है, उसके बाद में उससे जो छोटा पावर वाला टर्म होगा उसे लिखना है। ओके, यानी हम सीधा सीधा इसे क्या बोल सकते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर। ओके, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, समझो टर्म्स को। और उसके बाद में ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट्स एंड फिल इन द बॉक्सेस। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है इसे जैसे कि वैसे लिखा है x² प्लस 3x माइनस 5। ओके, ये हुआ इंडेक्स फॉर्म, यानी एज इट इज लिखा है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉलिनोमियल देखो आप, 3x² माइनस 5x। तो इसमें x के बाद में एक कांस्टेंट टर्म होता है, वो नहीं है यहां पर, यानी 0 हमने ऐड कर दिया, इसलिए 0 लिखा है। थर्ड पॉलिनोमियल देखो आप, 5x², लेकिन इसके बाद में x² के नीचे पावर 1 होता है, तो ऐसा कोई टर्म नहीं है इसमें, इसलिए इसमें ऐड किया है 0x। ओके, और उसके बाद में आएगा ये कांस्टेंट टर्म यानी 0। ठीक है, अब ये तीनों पॉलिनोमियल में से ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल और ये थर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x² आर। तीनों पॉलिनोमियल में से x² का हमें कोएफिशिएंट लिखना है। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखो, x² का फर्स्ट पॉलिनोमियल में x² का कोएफिशिएंट यहां पर ये 1। ओके, तो ये 1 यहां पर हमें लिखना है, 1। सेकंड पॉलिनोमियल में देखो आप, x², ये हुआ x² का टर्म। ओके, तो इसमें कोएफिशिएंट कौन सा हो जाएगा? 3, तो सेकंड बॉक्स में 3 आएगा। ओके, थर्ड पॉलिनोमियल में देखो, x² का टर्म ये है, इसमें कोएफिशिएंट कौन सा हो जाएगा? 5। ओके, तो x² का कोएफिशिएंट यहां पर आएगा 5, बस खत्म। ओके, ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब हमें लेना है कोएफिशिएंट्स ऑफ x।
x का कोएफिशिएंट, अब x का कोएफिशिएंट देखो कौन सा है, ये x का टर्म 3x फर्स्ट पॉलिनोमियल में, तो यहां पर कोएफिशिएंट कौन सा हो जाएगा 3, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 3। ओके, उसके बाद में सेकंड पॉलिनोमियल में देखो, ये x का टर्म, इसमें x का कोएफिशिएंट कौन सा हो जाएगा -5। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे -5। ओके, थर्ड पॉलिनोमियल में देखो, ये x का टर्म, ओके, और x का कोएफिशिएंट यहां पर हो जाएगा 0, तो यहां पर आएगा 0। ओके, और देन लास्ट पॉइंट है कांस्टेंट टर्म r। अब इन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, जो लास्ट टर्म होता है। ओके, यानी -5u, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -5u, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा -5। सेकंड पॉलिनोमियल में देखो, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 0। ओके, तो यहां पर आएगा 0। थर्ड पॉलिनोमियल में देखो, कांस्टेंट टर्म फिर से 0, तो यहां पर 0। बस एक्टिविटी खत्म। यानी फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिखना था, सेकंड पॉइंट में एक्स के कोएफिशिएंट लिखना था, और थर्ड पॉइंट में ओनली कांस्टेंट टर्म आपको लिखना था। ओके, तो इस तरह से ये छोटा सा एक्टिविटी यहां पर खत्म होता है। अब हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने बताया, क्या बताया था, ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और अब हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन कब फॉर्म हो जाएगा, जब e इज इक्वल टू 0 लिखेंगे हम तब। ओके, तो अब इसे पढ़ो, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब होता है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन हो उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें से ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है इसे क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर टर्म, इसे क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर टर्म। ओके, और जो सेकंड टर्म है बी एक्स, इसे बोलेंगे हम मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म, ठीक है, और ये जो सी का टर्म है यानी थर्ड टर्म, इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे पहला पॉइंट देखिए आप ठीक से, अगर मैं आपको कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो b है, ठीक है, b का वैल्यू अगर 0 होता है तो, यानी अगर मैंने यहां पर लिखा कि इफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है, b का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो 0 इंटू एक्स यानी 0, यानी इसका मतलब कि ये सेकंड टर्म नहीं रहेगा। तो फिर कौन सा इक्वेशन हमें मिलेगा, वी गेट एक्स स्क्वायर, ओके, b का वैल्यू 0 है तो ये टर्म यहां पर नहीं रहेगा क्योंकि 0 इंटू एक्स यानी 0, ओनली हमें मिलेगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसे ठीक से देखो, b का वैल्यू 0 है तो b का टर्म यहां पर नहीं रहेगा। ओके, तो ये जो आपको इक्वेशन मिलेगा इसे भी कहेंगे इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इसमें x का टर्म यानी b का जो सेकंड टर्म है समझो वो नहीं भी रहा तो भी ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पॉइंट देखो इसमें अभी, अगर मैं c का वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या इक्वेशन मिलेगा? देखो, इफ c इज इक्वल टू 0, सोच के देखो, c का वैल्यू अगर 0 है तो c का टर्म वहां पर नहीं रहेगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? वी गेट, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा? अगर c का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, ओके, यानी इसका मतलब कि c का वैल्यू अगर 0 आ गया तो ये c का टर्म यहां पर नहीं रहेगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस bx बराबर है, अगर c का वैल्यू 0 रखते हैं तो c का टर्म नहीं रहेगा, सिर्फ x स्क्वायर का टर्म रहेगा और x का टर्म रहेगा, ओके, और इज इक्वल टू ये 0। तो ये जो आपको न्यू इक्वेशन मिलेगा इसे भी हम कहेंगे इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी b का भी वैल्यू अगर 0 है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, c का भी वैल्यू अगर 0 है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मिडिल टर्म नहीं रहता है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट में, ठीक है, अगर मैं इस a का वैल्यू 0 रखता हूं तो सोच के देखो, a का वैल्यू 0 यानी इफ a इज इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या इक्वेशन मिलेगा बता सकते हैं आप? देखो, a का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा, फिर कौन से दो टर्म रहेगी? ओनली bx प्लस c, तो हमें इक्वेशन मिलेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? bx प्लस c इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सोच के बताओ कि थर्ड पॉइंट में bx प्लस c को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ठीक से देखो आप, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म, उसी इक्वेशन को हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो उसे हम नहीं बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो अब मैं एक काम करता हूं, आपको 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ओके। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यह है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस है। क्यों है? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, यानी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होता है वो 2, ऐसा एक टर्म है, इसलिए इसका मतलब कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सेकंड एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, यह बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? इसमें स्क्वायर टर्म है, मिडल टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यह हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्यों हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, ओके। फर्स्ट इक्वेशन में भी, फर्स्ट एग्जांपल में भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, यह बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? यस है। क्यों है? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसलिए, बराबर है, यह हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ एग्जांपल 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यह बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है?
नहीं है। हां, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपके समझ में आ रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो कौन से फॉर्मेट में होता है, और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का टर्म अगर है तो इसका मतलब कि वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्स स्क्वायर का टर्म अगर नहीं है तो इसका मतलब इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहां पर हम रुक जाते हैं और अब मैं आपको कुछ होमवर्क में इक्वेशंस देता हूं। आपको सिर्फ इतना डिस्क्राइब करना है, इतना पहचानना है आपको कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, ठीक है, आपको इक्वेशन दिया जाएगा, आपको बस इतना लिखना है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां पर आपको एबीसी का वैल्यू लिखना है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ओके, तो ऐसा मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, इसे सॉल्व कीजिए और मुझे जल्दी से जल्दी मेरे पर्सनल नंबर पर आप आंसर सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय।